नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रेलवे का जो एसआई का पेपर है 2019 का, उसको डेली डिस्कस करते हैं। आज हम करेंगे 6 जनवरी 2019 का जो शिफ्ट सेकंड का पेपर हुआ था, उसके 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, जो एसआई का पेपर है इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? जीके की है, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं, तो इनको अच्छे से याद करते चलेंगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? हमसे पूछा गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका प्रमुख दास कौन था, तो वो था मलिक काफूर। प्रमुख दास कौन था? काफूर। देखो, दास किसका होता है? मालिक का। तो अलाउद्दीन खिलजी का दास मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का दास था। वह योग्य सेनानायक भी बना। अलाउद्दीन ने उसे गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा गया है। ठीक है, खिलजी की दक्षिण विजय की अधिकतम श्रेय मलिक काफूर को ही है। आपने 3 चीजें इसमें याद रखनी है। पहली चीज कि अलाउद्दीन खिलजी का दास मलिक काफूर। ठीक है, दूसरी चीज कितने में खरीदा? 1000 दिनार में खरीदा, और इसलिए उसको क्या कहा गया? 1000 दिनारी भी कहा गया। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, विनंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो कौन सा है? मैकाल रिज। कौन सा लिंक है? मैकाल रिज। विंध्य श्रेणी दक्षिण भारत की नदी प्रणाली के साथ गंगा प्रणाली के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। मैकाल श्रेणी विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने वाली कड़ी बनाती है। याद रखना है, मैकाल जो है वो किसको जोड़ती है? विंध्य और सतपुड़ा को। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM का मुख्य उद्देश्य डैश है। तो मुख्य उद्देश्य है आर्थिक एकत्रीकरण। ठीक है, क्या है? आर्थिक एकत्रीकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर मैं बात करूं राजकोषीय व्यवस्था के अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया था। इसे 2004 में प्रभाव में लाया गया था। आपने बस इतना याद रखना है। ठीक है, कब लाया गया था? 2004 में। उसके बाद है किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, माउंट जो किलिमंजारो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा 5895 मीटर पर्वत। आपसे हाइट भी पूछ सकता है कि किलिमंजारो की हाइट कितनी है, तो 5895 मीटर है। विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। यह अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया देश में स्थित है। यह पर्वत विषुवत रेखा के समीप स्थित है। आपने क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है ये कहाँ पे है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ठीक है, इसकी हाइट याद रखनी है, 5895 मीटर है, और ये कहाँ स्थित है? तंजानिया देश में स्थित है। 3 चीजें याद रखनी है। कहाँ स्थित है? तंजानिया देश में स्थित है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने डैश में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहली मानव विकास रिपोर्ट की, तो कब जारी की गई थी? ये की गई थी आपकी जो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है। इसे पहली बार 1990 में जारी किया गया। कब किया गया? 1990 में। ठीक है, उसके बाद है मानव विकास सूचकांक, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है। आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा संकेतक नहीं है। तो पहला क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, और सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, चारों याद रखने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अफ्रीका के अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? साहेल के रूप में जाना जाता है। साहेल अफ्रीका महाद्वीप का एक अर्धशुष्क क्षेत्र है जो पूर्व सेनेगल से सूडान तक विस्तारित है।
यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में आर्द्र सवाना घास के मैदान के बीच में एक संक्रमणशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शामिल अन्य देश मोर्टेनिया, माली, जाम्बिया, नाइजीरिया ये सब हैं। ठीक है, आपने बस इतना याद रखना है कि कहाँ पे है, साहेल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है। अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो किस भाग में है, 18वें भाग में क्या है, आपातकाल का प्रावधान है। इसमें से आपने याद रखना है भाग 18 है, आर्टिकल आएंगे आपके 352 से 360। 352 है राष्ट्रीय आपात, 356 है राष्ट्रपति शासन और 360 है वित्तीय आपात। ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज भाग 18 पार्ट 18, दूसरी चीज 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन और 360 में आएगा आपका वित्तीय आपात। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या कहां से आई है। ठीक है, तो कहां से आई है, कनाडा से। कहां से आई है, कनाडा से। जो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यक विषय की उच्चतम न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है। ठीक है। उसके बाद है लावणी। लावणी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ठीक है भाई, लावणी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। यह विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है जिसमें नृत्यांगना 9 मीटर की साड़ी पहनती है। इतना नहीं याद रखना, बस ये याद रखो लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी एक डीएनए में से अधिक आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, प्रतिलेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिलेखन कहा जाता है। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। प्रतिलेखन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए में संग्रहित आनुवंशिक जानकारी का उपयोग पूरक आरएनए स्ट्रैंड का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के तहत की जाती है। दो चीजें याद रखनी है बच्चों, क्या क्या, पहली आएगी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत करते हैं, अनुच्छेद 124 खंड 2 के तहत करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है। तो अगर मैं बात करूं भारतीय प्रायद्वीप पठार की, तो वो क्या करता है, मेघालय पठार को मालदा खंड से अलग करता है। मेघालय पठार प्रायद्वीप पठार का भाग है जो भ्रंशन के कारण मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। इसका निर्माण गोंडवाना काल के निष्पेक्षों से हुआ है। मेघालय पठार का उत्तरी ढाल लंबवत है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बी, ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। बी, ड्रिबलिंग फील्ड हॉकी की एक भौतिक कौशल है जिसमें अपनी स्टिक के साथ चलते हुए गेंद को नियंत्रित करना और पैंतरेबाजी करना शामिल है। यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों रूप में खिलाड़ियों के लिए आवश्यक कौशल है। ठीक है, क्या याद रखना है, ड्रिबलिंग हॉकी से संबंधित है। उसके बाद है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार का ज्वार आती है।
ठीक है, तो कौन सी आती है? उच्च ज्वार। कौन सी आती है बच्चों? उच्च ज्वार आती है। ज्वार भाटा एक प्राकृतिक घटना है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर उच्च ज्वार आता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक अतिरिक्त गुणसूत्र है 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? तो क्या है? डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र के 21वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होने वाला विकार है। सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जो शीतकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था दक्षिण कोरिया में। ठीक है, और 2022 में कहाँ होगा? बीजिंग, चाइना में हुआ था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है अजंता के चित्र डैश धर्म के सामान्य विषय हैं। तो किसके हैं? बौद्ध धर्म। अजंता केव्स जो हैं, जो अजंता के चित्र हैं, वो बौद्ध धर्म के सामान्य हैं। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें 4 चैत्यगृह और 25 विहार हैं। इस गुफा का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। गुफाओं की दीवारों, भित्ति तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जाति कथाओं बुद्ध से जुड़ा है। आपने बस ये याद रखना है कि जो अजंता केव्स है उसमें कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं, और वो बौद्ध धर्म के उससे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? जो दो तरंगे हैं, क्या है वो? व्यक्तीकरण है। ठीक है, दो विभिन्न सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश स्रोत एक साथ मिलते हैं। जब समान आवर्ती की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उन्हें अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिसे व्यक्तीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो जो रूसी क्रांति है उससे ली गई है। क्या ली गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ली गई है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, और मौलिक अधिकार अमेरिकन संविधान से लिए गए हैं। तीनों चीज बता दी। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान, जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व है वो फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्यात किसे माना जाता है? तो सभी को पता है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको माना जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अंतिम हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो जो तिब्बती पठार है वो क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे पहले देखो, अब डेक्कन का पठार 2695 मीटर, तिब्बत का पठार 5000 मीटर, कोलंबिया का पठार 1800 मीटर और कटंगा का पठार 1220 मीटर। तो सबसे ऊंचा कौन सा है? तिब्बत का पठार है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है उसे डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है। रिजर्व बैंक अगर दूसरे बैंकों को ब्याज देगा या कर्ज देगा तो उसको क्या कहेंगे? हम बैंक दर कहेंगे। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। यह उनके व्यापारिक बिलों की पूर्ण कटौती करता है एवं इसके द्वारा रिजर्व बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है प्रति इकाई आयतन में
द्विध्रुवीय गति को डैश कहा जाता है, तो ध्रुवीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुवीकरण कहा जाता है। प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुवीय गति को ध्रुवीकरण कहा जाता है। यह एक निश्चित पैटर्न में कंपन के कारण बनती है, जैसे प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण। क्या बनता है? प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिछेदन में क्या स्थान है? तो क्या है? परागन स्थान है। परागन क्या होता है? पोलिनेशन होता है। ठीक है। मादाओं में परागणों का मादा प्रतिछेदन स्थान होता है। एक पुष्प के परागण को उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्पों के वितिकार्य या उसी जाति के अन्य पुष्पों के वितिकार्य पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन बास्केटबॉल से संबंधित है? तो ड्रिबल जो है वो किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ड्रिबलिंग बॉल को एक बार में एक हाथ से लगातार फर्श पर उछालना है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो कौन था? मार्को पोलो। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री कौन था? मार्को पोलो था। मार्को पोलो वेनिस मतलब इटली का यात्री था। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसने पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जो मिलिंद पन्नों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो किसने दिया था? नागेश्वर ने दिया था। मिलिंद पन्नों पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्ने किस भाषा में लिखित है? तो पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार नागसेन हैं। इसमें यूनानी राजा मिनांडर, मिलिंद तथा नागेश्वर के संवाद का वर्णन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। डैश देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? रूस ने। रूस ने क्या बनाई है? पहली बार राष्ट्रीय योजना। रूस ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी। वर्ष 1951 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की शुरुआत की गई और इसको खत्म कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। क्या करके? नीति आयोग को लाके। इसके चेयरमैन कौन है? पीएम। जो प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। लोअर या लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी को पश्चिम में डैश भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी को पश्चिम में दून्स के नाम से जाना जाता है। दून्स घाटी के लिए एक स्थानीय शब्द है, जैसे देहरादून, कोठारी दून, पतली दून आदि। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। उसके बाद है महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन सा राज्य शामिल है? तो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो क्या करता है? जो बेरिंग स्ट्रेट है वो क्या करती है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। बेरिंग स्ट्रेट जल संधि प्रशांत और आर्कटिक महासागरों को जोड़ती है। यह एशिया और उत्तर अमेरिका को पृथक करती है। यह लगभग 82 किलोमीटर चौड़ा तथा 30 से 35 मीटर गहरा है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है। किस मुद्रा का भुजंगासन प्रदर्शित करता है? तो कोबरा। ठीक है। भुजंगासन व्यायाम के रूप में हठ योग और आधुनिक योग के एक लेटे हुए पीठ मोड़ने वाला आसन है। भुजंगासन कोबरा मुद्रा को प्रदर्शित करता है। इस आसन शरीर को आकृति फन उठाए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भुजंगासन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34।
नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को डैश कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दूसरी चीज, इस मिट्टी में पोटाशियम की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। देखो, आपसे नई जलोढ़ मिट्टी पूछी थी खादर, कल को पुरानी पूछ ले तो बांगर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका देखो, मूलानुपाती सूत्र का एक यौगिक में परमाणुओं का सबसे सरल पूर्णांक अनुपात देता है। ठीक है। रासायनिक सूत्र जो है किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना को दर्शाता है। ये 2 लाइनें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी अगर अनुपस्थिति हो तो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे किसी कारणवश तो उनका पद कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। देखो कैसे, यदि राष्ट्रपति का पद, जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, उनका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मतलब अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं चुने जाते तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उनका कार्यकाल संभालेंगे। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? तो सूर्य सिद्धांत क्या है? एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है। ठीक है। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलिक वैज्ञानिक थे, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सूर्य सिद्धांत है। आपने इतना याद रखना है, आर्यभट्ट की पुस्तक क्या है? सूर्य सिद्धांत। भारतीय संविधान डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध करता है, लेकिन यह प्रतिबंध किसी को नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में निर्वाचन के प्रतिबंध नहीं करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ भव्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? भाई साहब, जो महमूद गजनवी थे ना, महमूद गजनवी ने 1101 ईस्वी से 1126 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। याद रखना है, महमूद गजनी या महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक भीमदेव भीमा एक था। इसने मंदिर के अथाह संपत्ति को लूटकर वापस लौटाया गया था। ठीक है, वापस लौट गया था। उसके बाद है प्रसिद्ध बेरोबुदुर मंदिर डैश को समर्पित है, तो ये बुद्ध को समर्पित है। ठीक है। बेरोबुदुर महायान बौद्ध मंदिर है, यह इंडोनेशिया में स्थित है। इतना याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41। किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पैकिंग कार्यशीलता को। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। AFKI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये है एलिफेंटा गुफा, ये नहीं है। हुमायूं का मकबरा है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, तीनों हैं, लेकिन ये नहीं है। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाकारों ने किया था। यह महाराष्ट्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। ठीक है। उसमें कुल 7 गुफाएं हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44।
क्वेश्चन नंबर 44 कहता है एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ये परिमाण विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे डैश कहा जाता है जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो कहा जाता है। अब हम समझ लेते हैं पॉकेट वीटो होता क्या है। देखो, पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने के लिए किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वह ना तो विधेयक को अस्वीकार करता है और ना ही विधेयक को पूर्ण विचार से के लिए वापस लौटाता है। पॉकेट वीटो मतलब उसने अपनी पॉकेट में रख लिया, ना हाँ का जवाब दिया ना का। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रेसिडेंट की वीटो पावर किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 111 में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश है। 250 है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित और 12 मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है, जिससे 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का जो प्रतिशत है वो क्या है? सर्वाधिक है। तो किस में है? देखो, जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आई थी 2021 के अनुसार सबसे अधिक वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन किस में है? मिजोरम में। सबसे ज्यादा एमपी, सबसे कम मिजोरम। ठीक है। 1945 में लोगों की योजना डैश द्वारा तैयार की गई थी। तो किसके द्वारा? एमएन रॉय के द्वारा तैयार की गई थी। वर्ष 1945 में एमएन रॉय द्वारा एक व्यक्तिगत योजना का प्रस्ताव लाया गया था, जिससे जन योजना कहा गया था। ठीक है। मार्क्सवादी समाज से प्रेरित इस योजना द्वारा कृषिगत एवं औद्योगिक उत्पादनों में तेज वृद्धि करके आम जन को आवश्यक जरूरतों की प्राप्ति कराना था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49। 2018 के जो राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? तो 2018 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और वर्ष 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर रहा था। ठीक है। फिर बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है जो फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने हिसार का गठन किया था। हिसार कहाँ पे है? हरियाणा में है। फिरोज शाह तुगलक ने वर्ष 1354 में हिसार हरियाणा नगर की स्थापना की थी। उसने इसे नए नगर हिसार ए फिरोज को महलों, मस्जिदों, बगीचों, नहरों तथा अन्य इमारतों से सजाया था। हिसार फारसी शब्द है जिसका अर्थ है किला घेरा होता है। ठीक है। ये आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो से आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, याद हो रहे हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।